क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की हिम्मत करेंगे प्रधानमंत्री? क्या मोदी अपने सबसे विश्वसनीय चेहरे अमित शाह, जिनको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर तैयार कर रहे हैं मोदी, उनकी नाकामियों की तरफ कभी देखेंगे? दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस वक्त बहुत अर्जेंसी में जरूरत है देश के एक हिस्से को, लेकिन वहां ना जाकर जानते हैं इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री कहां हैं? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। क्यों? आप जानते हैं, वहां चुनाव होना है। आखिर दैनिक भास्कर की आज के पहले पन्ने की यह खबर कैसे बताती है कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से न केवल लगातार बचते रहे हैं बल्कि वो फेल होते रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अमूमन हम राजनीतिक खबरों में देश के आम सरोकार की खबरें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने मंत्रियों से, खास तौर पर गृह मंत्री जैसे पद में बैठे शख्स से, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल पूछने का अधिकार है और हम पूछते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन कुछ तस्वीरों को जरा गौर से देखें। अमित शाह 1-2 दिन पहले तमिलनाडु में थे, बल्कि कल ही थे, तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु में पोंगल मनाया उन्होंने, वहां पर AIADMK के साथ बैठकें की, बीजेपी के संगठन के साथ बैठकें की और भाषणबाजी की। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में NDA की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री जानते कहां थे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रहे थे, वहां अपनी पार्टी के संगठन के नेताओं को एक कर रहे थे। अच्छी बात है दोस्तों। वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी के असली चाणक्य अमित शाह तो बीजेपी के अनऑफिशियल प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी का सब कुछ अमित शाह ही देखते हैं, उनके बिना तो बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है भाई, वो बीजेपी की मर्जी, जो बीजेपी को करना है करे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि इस वक्त देश के गृह मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तमिलनाडु में रहना, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, पश्चिम बंगाल में रहना, या फिर मणिपुर में रहना? दोस्तों, मणिपुर मई 2023 से जल रहा है और एक बार फिर से वहां स्थितियां गंभीर संकट की तरफ जा रही हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की आज की खबर बताती है कि मणिपुर में 3 घंटे में, 24 घंटे पहले 3 घंटे में 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। तब जब वहां माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय, सेना लगातार प्रयास कर रही है कुकी और मैतेई समुदायों से बातचीत करने के लिए। मत भूलिए दोस्तों, मणिपुर 2023 मई महीने से जल रहा है। पूरा 2023 निकल गया, पूरा 2024 निकल गया, पूरा 2025 निकल गया। 2025 के अंत में प्रधानमंत्री गए हैं वहां, और गृह मंत्री, जिनको सारे कामकाज छोड़कर अर्जेंसी में तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? वो तमिलनाडु में बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मणिपुर में इस खबर के मुताबिक 3 घंटे में 2 बड़े धमाके हुए हैं। एक विष्णुपुर जिले के इलाके में हुआ है, एक गांव में, एक घर में 6:45 बजे के आसपास। दूसरा धमाका उसी के कुछ मिनटों बाद, यानी कि 8:45 के आसपास, जहां पर पहला धमाका हुआ था वहां से 200 मीटर की दूरी पर। और वहां पर उस वक्त काफी लोग मौजूद भी थे। कई लोगों के घायल होने की खबर है, कई महिलाएं और पुरुष हैं जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। और जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया है वो IED है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब वहां सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सक्रिय है, गृह मंत्रालय सक्रिय है, सेना सक्रिय है, तो IED वहां पर कैसे मिल रहा है? IED की उपलब्धता कैसे हो रही है? दोस्तों, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच पिछले 2023 मई से लगातार वहां संघर्ष चल रहा है, आप जानते हैं। लेकिन IED का मिलना बहुत खतरनाक है। IED ब्लास्ट का ये अपने आप में हो सकता है कि जब से संघर्ष शुरू हुआ, जब से वहां अशांति शुरू हुई मणिपुर में, तब से ये पहला मामला हो। सोचिए कितना अर्जेंट कॉल था। मैं तो ये सोचती हूँ, सारे कामकाज छोड़कर अमित शाह को सीधे मणिपुर जाना चाहिए था। शुरुआत में जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो अमित शाह 1-2 बार मणिपुर गए भी, लेकिन अब तो अमित शाह मणिपुर भी नहीं जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मणिपुर एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अगर हर दूसरे महीने मणिपुर चले जाएं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो अब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका होता। लेकिन हालत देखिए, ये सब कुछ, ये पूरी हिंसा भड़की तब जब वहां ऑलरेडी डबल इंजन की सरकार थी। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी होगी कि अपना इस्तीफा तक नहीं बचा पाए वो।
फिर वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू हुए भी वहां पर कितना वक्त हो गया, माना जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी, अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है, अभी भी वहां ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों अब ये जब ये घटना हुई, ब्लास्ट हुआ, तो इसके विरोध में इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन और ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन सड़कों पर उतर आए। कई मैतेई संगठनों ने भी सोमवार 12 बजे तक पूरे राज्य में 24 घंटे बंद का ऐलान कर दिया है और इस पूरे मामले में मणिपुर पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए। दोस्तों मणिपुर को लेकर तो आरएसएस भी बीजेपी को सुना चुका है। अगर बीजेपी को ये लगता है, केंद्र सरकार को ये लगता है कि वहां पर कोई स्थायी सरकार ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो बना लीजिए ना आप सरकार, मुख्यमंत्री किसी और को बना लीजिए ना, तो वहां सरकार बना रही है, ठीक है, जिससे कि वहां के लोगों को कम से कम एक भरोसा हो कि भाई हमारी एक सरकार है, हम अपनी आवाज विधानसभा में उठा सकते हैं, ठीक है, ना तो सरकार वो कर रही है और सरकार ने जो कदम उठाए वो भी नाकाफी है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप उसे टैकल ना कर पा रहे हो, लेकिन कम से कम कोशिश तो कीजिए, दिखाइए तो सही कि आप मामले को लेकर सीरियस हैं। 2025 में कितनी बार गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए हैं और कितनी बार वो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल 2 दिन जा सकते हैं, तमिलनाडु में जा सकते हैं, उनके पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। दोस्तों अमित शाह होंगे बीजेपी के चाणक्य, लेकिन अमित शाह को इस बात का बिल्कुल अच्छे से इस बात की गहराई पता होनी चाहिए कि बीजेपी के चाणक्य होना या बीजेपी को चुनाव जिताना और सेकेंडरी काम है। जो संविधान की शपथ ली है ना उन्होंने पद और गोपनीयता की, वो बीजेपी के चाणक्य के तौर पर नहीं ली है, वो देश के गृहमंत्री के लिए ली है। उनकी पहली और एकमात्र प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की आंतरिक सुरक्षा, और मणिपुर तो हर लिहाज से होनी चाहिए। 2023 निकल गया, 2024 निकल गया, 2025 निकल गया, 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया। ऐसी कौन सी समस्या है जो अमित शाह हल नहीं कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गृहमंत्री की किस बात को लेकर तारीफ होती है और उनकी तुलना सीधे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जाती है? अजीब बात देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में थे तो वो घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रहे थे, ठीक है, गृहमंत्री वो हैं, गृह मंत्री का पद उनके पास है, ठीक है, बीएसएफ केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और घुसपैठिए बसाने का काम कौन करवा रहा है? ममता बनर्जी करवा रही है। जबकि अमित शाह एक गृह मंत्री के तौर पर तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब देने तक अब तक फेल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई करता नहीं है सरकार में, पहले प्रधानमंत्री नहीं करते थे दोस्तों, अब मंत्री भी नहीं करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ना मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो अमित शाह अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कोई उनसे सवाल पूछता कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर परेशान है पश्चिम बंगाल में, पहले ये बताइए कि अमित शाह आपके गृह मंत्री रहते हुए पहलगाम आतंकी हमला कैसे हो गया 2025 में, और उसके कुछ ही महीनों के अंदर 2025 के अंत में दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके जामा मस्जिद इलाके में आत्मघाती आतंकवादी हमला हो गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जवाबदेही, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिनकी बातों से, जिनके फैसले से मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखती, मैं उनको कोई आइडल नेता नहीं मानती, लेकिन दुनिया उनका भले ही कितना मजाक उड़ाए, कुछ भी बोले, लेकिन कम से कम दिन में 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो आज तक न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, चाहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों को हड़का दे अलग, वो जिस विमान में बैठते हैं ना उस विमान में भी वो मीडिया से बात करते हैं। और एक हमारी सरकार है, ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना गृहमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसके लिए दोस्तों अमित शाह की तारीफ की जाती है कि वाह अमित शाह का क्या मैनेजमेंट है, एक दिन भी आराम नहीं करते। देखिए पहले पश्चिम बंगाल चले गए संगठन को विस्तार देने के लिए, संगठन की जो अंदर विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए। अब तमिलनाडु चले गए पार्टी को जिताने के लिए, बस पार्टी को जिताना ही काम है, बस एक यही जिम्मेदारी है। क्या मणिपुर अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री ने वादा किया था पूर्ण राज्य का दर्जा देने का। यह वादा प्रधानमंत्री ने कहा था हमारी सरकार ही ये वादा पूरा करेगी। अब दोस्तों सोचो, आप देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। भारत सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जाकर एक वादा करके आए थे चुनाव से पहले। क्या प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना नहीं चाहिए कि उनके वादे कब पूरे होंगे? मतलब सारी बातें चुनाव में बोलने के लिए ही है, पूरा करते वक्त कोई इस पर बात भी नहीं करता है। और देश की आंतरिक सुरक्षा,
जिसके लिए गृहमंत्री हर लिहाज से जिम्मेदार हैं, जिसके लिए उनको सैलरी मिलती है, जिसके लिए वो पद पर बिठाए गए हैं, वो छोड़कर दोस्तों गृहमंत्री कभी तमिलनाडु में पोंगल मना रहे हैं, कहीं पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। अब मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर मजाल कोई इनसे सवाल पूछ दे। सवाल तो तब पूछेंगे ना जब गृहमंत्री सामने आएंगे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर गृहमंत्री से सवाल पूछा जाए दोस्तों तो गृहमंत्री रिपोर्टर की पत्नियों तक पहुंच जाते हैं। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे घुसपैठिए के मुद्दे पर। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि बीएसएफ तो आपके अंतर्गत आती है, तो आप घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी को क्यों घेर रहे हैं? तो गृहमंत्री पत्रकार से पहले तो तुम करने लगे। ठीक है, एक तो तो ये समझ नहीं आता ये पत्रकार झेल कैसे लेते हैं। हमसे तो कोई नेता तुम करके बात करे तो हम तो उनको वहीं पर पहले टोक दे कि सर आप तुम करके बात नहीं कर सकते, हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं, आप हमसे आप करके बात कीजिए, परस्पर सम्मान की बात है, आप भी प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल है। दूसरा, गृहमंत्री उस रिपोर्टर की पत्नी तक पहुंच गए, भाभी करने लगे। सुनिए। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें भी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये किस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं कि हमारे देश के गृहमंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात करने को तैयार नहीं है और चुनाव जिता रहे अपनी पार्टी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।